आज का हमारा वीडियो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जो भी प्रश्न आते हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे आपका हो गया टीजीटी, पीजीटी, उसके बाद जीआईसी, एलटी ग्रेड, इन नेट जेआरएफ, इनमें सब जो पूछे जाते हैं प्रश्न राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से, साथ ही अन्य कंपटीशन के एग्ज़ाम यूपी पेट में भी अगर आप इसको कर लेते हैं तो यूपी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इससे कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से आता है तो आप गलत करके नहीं आएंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रश्न है प्रश्न भी देखेंगे, साथ ही उनकी व्याख्या भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त करता है। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त करता है वो अनुच्छेद 72 है। आपका विकल्प इसमें जो खा दिया गया अनुच्छेद 72 में आपको राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा दी गई, अगर राष्ट्रपति के लिए दया याचिका उसकी की जाती है हर जगह से, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई हो, लेकिन राष्ट्रपति के बाद अगर मर्सी अपील की जाती है और वहाँ से अगर राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति चाहने का मतलब क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद जिसकी सरकार रहती है, वो अगर चाहता है वो अपना देता है लिखित रूप में राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसकी क्या करता है, उसकी मृत्यु को माफ़ कर देता है, मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर देता है, उसमें कमी ला देता है या उसे रिहा कर सकता है। कई इसमें है कि आप राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि कम कर सकता है, छोड़ सकता है, या जैसे फांसी दी गई है तो उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है या 1-2 साल की सज़ा देके उस व्यक्ति को रिहा कर सकता है। तो इसका जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 72 में किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है या किसी भी कारण कोई भी घटना हुई है, इस्तीफा दे दिया है, तो राष्ट्रपति का पद जो है वो 6 माह के भीतर अवश्य भर लिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति ने 3 साल तक अपने पद पर मान लो काम किया है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया या अचानक उनकी मृत्यु हो गई या स्वास्थ्य कारणों के कारण वो नहीं पद को संभाल सकते, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो राष्ट्रपति का नया चुनाव होता है उसमें राष्ट्रपति जो भी व्यक्ति बनेगा वह पूरे 5 वर्ष के लिए बनता है। ऐसा नहीं है जैसे सांसद या विधायक के आपका चुनाव होता है या प्रधान का चुनाव होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर 6 महीने से ज़्यादा बाकी समय है तो जो चुनाव होगा तो व्यक्ति मात्र उतने ही महीने के लिए या उतने ही वर्ष के लिए निर्वाचित होगा, विधायक या सांसद। जैसे 3 साल अगर उसने कार्यकाल उसका रहा है, वो व्यक्ति मर गया, तो जो व्यक्ति मरता है उसके स्थान पर जब चुनाव होगा, उपचुनाव जो कराए जाते हैं, वो मात्र वो व्यक्ति जो बनेगा 2 वर्ष के लिए ही बनता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, जो अगर चुनाव होगा तो व्यक्ति 5 वर्ष के लिए पूरा बनेगा। इसमें देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अनुच्छेद 62(1) क्या कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाए। तो जो राष्ट्रपति की अगर पदावधि समाप्त हो जाती है तो उसको भरने के लिए उसकी जब भी उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, मान लो जैसे 30 जून को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उसके पहले ही निर्वाचन कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद समाप्त हो जाता है तो अगला राष्ट्रपति उसका कार्यभार ग्रहण कर सके। इसलिए कहा गया है कि इसमें किसमें कहा गया, किस अनुच्छेद में, 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति के पद की समाप्ति की अवधि के पहले ही चुनाव करा लिया जाना चाहिए। अगला जो इसमें है अनुच्छेद 62(2) के अनुसार, अनुच्छेद 62(2) में कहा गया यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उस रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जो होगा वो रिक्ति होने के तारीख के 6 माह के अंदर किया जाना चाहिए। मतलब यदि मृत्यु से संबंधित है, त्यागपत्र से संबंधित है, तो उसका उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 62(2) में। तो यदि पद रिक्त हो जाता है तो उसके 6 माह के अंदर उसको पद का पूरा किया जाना आवश्यक है। यदि जब राष्ट्रपति की मृत्यु या पदत्याग के देता है तो उस स्थान पर राष्ट्रपति कौन बनता है, उस स्थान पर यदि उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का, दायित्वों का निर्वहन करता है। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो उस स्थिति में आपका सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है आप लोगों को पता होगा किस विधि से होता है। बहुल असंक्रमणीय मत, एकल असंक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय, बहुल असंक्रमणीय मत। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। आपका विकल्प ग इसमें सही है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान के द्वारा कराया जाता है। ठीक। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 54 में कहा गया कि इसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो मतलब जो संसद के सदस्य हैं निर्वाचित तथा जो विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं, जिसमें आपका पौंडीचेरी और दिल्ली भी सम्मिलित किया गया क्योंकि वहाँ पर विधानसभा है। जहाँ पर विधानसभा होगी, जहाँ पर भी विधानसभा होगी वहाँ के निर्वाचित सदस्य आपके राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होंगे। ठीक। अगला अनुच्छेद 71 क्या कहता है। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा मात्र एक न्यायालय करेगा। कौन। उच्चतम न्यायालय करेगा। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बना होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किससे बना होता है। तो इसमें मैंने अभी आपको बताया था, इसकी व्याख्या भी कंप्लीट की थी, तो आप लोगों को इसका आंसर तुरंत पता हो जाना चाहिए। तो संसद के सभी सदस्यों द्वारा, गलत है। संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, तो ये आपका सही होगा। फिर है संसद राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा, तो ये भी गलत है क्योंकि संसद राज्य विधानमंडलों के सदस्य द्वारा इसमें निर्वाचित का उल्लेख नहीं किया गया है कि जो भी निर्वाचित नियुक्ति होगा उसका भी हो सकता है। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों द्वारा, तो इसमें भी निर्वाचन का उल्लेख नहीं किया गया, तो इसलिए आपका विकल्प ख होगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत का राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, बिल्कुल गलत है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। दूसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली, ये भी गलत है। तीसरा है संसद के सदस्य, ये भी गलत है। चौथा है निर्वाचक मंडल। तो भारत के राष्ट्रपति जो चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न आपका जो है देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। मतलब राष्ट्रपति को जो निर्वाचित करते हैं निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन आपका दिया गया है, पहला है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सही है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपके सही है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ये आपका गलत है। तो 1, 2 और 3 जिस विकल्प में होगा कोट में वो सही है। तो आपका उसके अनुसार विकल्प गा सही है, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन नहीं भाग लेगा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य नहीं भाग लेता है। तो ये आपका गलत है, बाकी सही है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति किसके कार्यभार को कब तक संभालता है। यदि कह रहा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तब उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालेगा। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, कोई सीमा नहीं। तो इसमें जो है केवल 6 महीने तक ही संभालता है। ये नहीं कि 1-2 साल हमेशा वो बना रहे, केवल 6 महीने, क्योंकि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अत्यंत आवश्यक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है। 50,000 रुपये प्रति माह, 5 लाख रुपये, 4 लाख, 4,50,000 प्रति माह। तो
जो इस समय वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन है वो 5 लाख रुपए प्रति माह है। संविधान की अनुसूची 2 में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। जो अनुसूची 2 दी गई है जिसमें महत्वपूर्ण पदाधिकारी संवैधानिक पद जो दिए गए हैं उनके वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है, उन्हें अनुसूची 2 में उल्लिखित किया गया है। आगे देख लेते हैं कि वर्तमान में जो महत्वपूर्ण पद हैं उनके वेतन मान कितना कितना है। तो यदि हम राष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो 5 लाख रुपए प्रति माह, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह, राज्यपाल का जो वेतन है 3.5 लाख रुपए प्रति माह है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 रुपये प्रति माह, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपये है। उसके बाद है आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनका 2.5 लाख रुपये है। उसके बाद उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,25,000 रुपये है। कैग जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसका भी वेतन 2.5 लाख रुपये है। भारत के कैबिनेट सचिव का वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपये है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन 2.5 लाख रुपये है। तो वेतन था संबंधित महत्वपूर्ण पदाधिकारी के, इसको आपको जानना अति आवश्यक है क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है, पूछा नहीं जाता, पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है अनुच्छेद 123 के अनुसार? पहला कथन आपका दिया गया कि राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब क्या हो, संसद के दोनों सदन सत्र में न चल रहा हो। तो संसद का दोनों सदन सत्र में न चल रहा हो तब तो जारी ही कर सकता है। अध्यादेश का वही बल है जो संसद द्वारा निर्मित कानून और उसकी मर्यादाएं संसद के अधिनियम के समान होती है, ये भी सही है। संसद के दोनों सदनों के पुनः समवेत होने पर उनके समक्ष रखा जाएगा, ये भी सही है। अध्यादेश जारी करने से यह समाधान होना जरूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्यवाही करना अपेक्षित है। तो यही आपका गलत हो, मतलब कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान होना चाहिए कि जो अध्यादेश जारी करने के लिए बहुत ही अति आवश्यक हो। ठीक, अगला प्रश्न आपका देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है राज्यों में वो अनुच्छेद 213 के अनुसार जारी करता है। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आप लोग इसको अवश्य याद रखिएगा। इसमें देखते हैं कुछ व्याख्या जो दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे अनुमोदित करना अनिवार्य होता है, अन्यथा वह प्रभावी नहीं रहेगा। यदि संसद सत्र जिस समय नहीं होता उस समय जारी किया जाता है, लेकिन संसद सत्र जब से पहली बैठक होती है उसके अध्यादेश जारी करने के बाद तो 6 सप्ताह के अंदर अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता तो अध्यादेश अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगला पॉइंट जो था, राज्यपाल द्वारा राज्यों में अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब राष्ट्रपति अध्यादेश को कब लागू करते हैं? जब प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने को कहता है, गलत। मंत्रिपरिषद उन्हें ऐसा करने को कहती है। फिर अगला है, संसद की सत्र चालू नहीं होता है, संसद इसके लिए उन्हें एक विशेष सत्र के दौरान शक्ति प्रदान करती है। तो मंत्रिपरिषद उन्हें ऐसा करने को कहती है, तभी क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय लगाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों को, प्रधानमंत्री को। तो जो महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया है, लगाने का अधिकार दिया गया, केवल संसद को दिया गया है। तो संसद के दोनों सदन द्वारा किसी में भी प्रस्तुत किया जाता है। महाभियोग जब प्रस्तुत किया जाएगा, एक सदन द्वारा उसे 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। दूसरा सदन जो होता है, चाहे कोई भी सदन हो, लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाएगा तो लोकसभा उसकी जांच करेगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा तो राज्यसभा उसकी जांच करता है। तो यह महाभियोग की कार्रवाई। और मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो महाभियोग का शब्द का प्रयोग किया गया केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है, बाकी सभी जो पद होते हैं उनके लिए हटाना शब्द का मात्र प्रयोग किया गया है। इसमें अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के तहत महाभियोग का आरोप संसद का कोई एक सदन लगाएगा और खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप की जांच करता है जिसके लिए उस पर कार्रवाई की जाती है।
आगे है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो राजदूत जो विदेशों में नियुक्त किए जाते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति होती है क्योंकि उसे शपथ दिलवाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित कर दे सकता है? तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को लिखित रूप में संबोधन के माध्यम से उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। तो अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति 56(1) में कहा गया कि जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। 56(2) में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। मतलब जैसे ही राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा वैसे उपराष्ट्रपति क्या करेगा, तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को उसकी सूचना पहुंचा देगा, क्योंकि राष्ट्रपति एक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला होता है, क्योंकि उस सभी सेनाओं का अध्यक्ष होता है, तो इसके लिए तुरंत सूचना देना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है। भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता क्योंकि, मतलब क्यों नहीं होता है संसद सदस्य? उससे अपने कार्यालय की गरिमा कायम रखना है, उससे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे, वह सरकार के अधीन एक लाभदायक पद धारण करता है, वह यह बनना नहीं चाहता। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन आपका सही होगा। तो इसमें जब आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे, मतलब राष्ट्रपति हमेशा निष्पक्ष रहने के लिए, इसीलिए राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है, क्योंकि उसे हमेशा निष्पक्ष रहना है सभी के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है। संघ की कार्यकारी जो भी शक्तियां हैं वो सारी की सारी आपके राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य किए जाते हैं। तो कार्यपालिका की शक्ति जो होती है, कार्यकारी शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आपको पता है, कभी आपने सुना केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? नहीं लगाया जाता, क्योंकि राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन आपका राज्यों में लगाया जाता है। तो इसमें दिया गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान गलत, आपातकाल के दौरान गलत, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है गलत, कभी नहीं, संविधान में इसके प्रावधान नहीं किया गया। तो संविधान में केंद्र में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान बिल्कुल नहीं किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? तो अनुच्छेद आप 78(2) देखेंगे तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्रदान करने का, उनको सूचना देने का अधिकार प्राप्त होता है। किसको? आपके राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद को पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावित रहता है? मतलब राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, संसद जब पुनः बैठक उसकी होती है, कितने दिन तक प्रभावी रहता है? 1 पखवाड़ा, 1 महीना, 6 सप्ताह या 8 सप्ताह? तो मैंने पहले ही बता दिया था 6 सप्ताह वैलिड रहता है। 6 सप्ताह बाद यदि पास नहीं किया जाता है या समाप्त नहीं किया जाता तो अपने आप समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। तो सर्वसम्मत से जो आपके निर्वाचित राष्ट्रपति थे, निर्विरोध जो हुए थे, वो नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? तो निर्विरोध कौन चुने गए हैं? एन संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक है, एन संजीव रेड्डी आपके क्या हैं? निर्विरोध चुने गए थे। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवादों का निपटारा होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव का विवादों का निपटारा होगा भारत सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा होता है, अनुच्छेद 71 में। मैंने इसके पहले आपको बता दिया है। भारतीय राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति जो होता है उसको अपने पद से कब हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है कि किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। तो जो भारत का राष्ट्रपति है उसे संसद द्वारा हटाया जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं। महाभियोग की कार्रवाई की जाती है, महाभियोग की कार्रवाई के माध्यम से उसे हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एक विधेयक के पुनर्विचार हेतु अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वापस करता है तब यह उदाहरण है।
किसका उदाहरण होता है? निलंबित निषेधाधिकार, मतलब निलंबनकारी वीटो का अधिकार ये होता है जब वापस करता है पुनर्विचार के लिए, तो निलंबनकारी विशेषाधिकार होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित कराया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो संचालित कराया जाता है वो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही संचालित कराया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है। तो जो अध्यादेश की अधिकतम अवधि होगी वो 7.5 माह आपकी होती है। ठीक, तो जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश होता है उसकी अधिकतम अवधि 7.5 माह। क्यों? क्योंकि 6 माह तो ऐसे ही होती है। 6 माह के बाद संसद की जब बैठक होती है तो बैठक कितने दिन चलती है? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह तक उसे अवैध नहीं घोषित किया जाएगा। तो 4 सप्ताह में 1 माह, 4 सप्ताह में 2, इसलिए लगभग 7.5 माह होता है। ठीक है, 7.5 माह लगभग इसकी आयु होती है किसकी? अध्यादेश की। अधिकतम की बात की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है? कौन सा ऐसा अधिकार है जो भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है? राष्ट्रपति समय समय पर क्या करता है? संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य 6 महीने का अंतर होगा। सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, राज्यसभा का विघटन कर सकेगा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। तो इसमें सारी बातें सही हैं, केवल एक बातें को छोड़कर। राज्यसभा का विघटन कर सकेगा। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं किया जाता। ठीक है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता क्योंकि प्रत्येक सदस्यों जो उसमें चुने जाते हैं 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है और अस्थायी सदन होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं लोकसभा को भंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री अगर कहेगा तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो है, लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश दे सकते हैं। ये गलत है क्योंकि चुनाव का जो कराता है आपका निर्वाचन आयोग कराता है, वही आदेश करेगा। संसद द्वारा पारित बिलों पर सहमति देते हैं? बिल्कुल देते हैं। संसद को संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो सही है 1, 3 और 4 सही है, तो विकल्प आपका चौथा सही है, घ इसमें। आगे प्रश्न है, निम्न में कौन भारत का राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं? तो भारत के राष्ट्रपति कौन विशेषाधिकार हैं? लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, ये सब विशेषाधिकार हैं। तो इसमें जो आपका सही है वो उपरोक्त तो सभी, विकल्प घ आपका इसमें भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अहर्ताओं में से कौन भारत एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ है? तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति, उनमें इनमें से कौन सी ऐसे अहर्ता है जो उभयनिष्ठ मतलब दोनों में पाई जाती हो? तो न्यूनतम आयु का जो उल्लेख किया गया है दोनों में वही किया जाए। न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष भारत में भी है, 35 वर्ष अमेरिका में भी है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्वितीय वरीयता के मतों से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था? तो जो द्वितीय मत से निर्वाचित हुआ था वो राष्ट्रपति आपके कौन थे? बीबी गिरी जी थे। बीबी गिरी जी द्वितीय मतों से निर्वाचित हुए थे। मतलब प्रथम मत की जब गणना हुई थी तो प्रथम मत का जो प्रथम वरीयता का मत होता है उसमें उनको विजय नहीं हासिल हुई थी। दूसरा जब द्वितीय मत की गणना हुई दूसरे, तब जाके बीबी गिरी जी निर्वाचित हुए थे आपके। अगला प्रश्न जो होगा वो उपराष्ट्रपति से संबंधित होगा। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है कि राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, कि लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों द्वारा? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य करते हैं। उसमें निर्वाचित नियुक्त जो होते हैं दोनों सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो इसमें इसकी महत्वपूर्ण जो व्याख्या है उसको देख लेते हैं, जिसके आप राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। तो अनुच्छेद 66 क्या कहता है कि इनका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होगा? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य सम्मिलित होंगे, चाहे वो निर्वाचित हो या नियुक्ति हो, सभी सदस्य उसमें सम्मिलित होंगे। इनका निर्वाचन कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। जैसे आपके राष्ट्रपति का होता है ऐसे सेम उपराष्ट्रपति का होता है। इस समय उपराष्ट्रपति आपके वेंकैया नायडू जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति आपके दिलाएगा। ठीक, उसके बाद आपका है, निम्नलिखित में से कौन
एक सदन का सदस्य बने बगैर सदन की अध्यक्षता करता है। कौन सा ऐसा इसमें एक पद है जो सदन का सदस्य नहीं होता है, बिना सदन का सदस्य होते हुए भी सदन की अध्यक्षता करता है? तो आपको पता ही होगा कि जो आपका होता है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधानसभा का अध्यक्ष। इसमें जो भारत का आपका उपराष्ट्रपति होगा वो आप राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी उस सभा का क्या करता है, अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को पदमुक्त राज्यसभा लोकसभा दोनों, निर्वाचन आयोग। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही पदमुक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष वो अपने पद पर रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, जिसे वह संबोधित करेगा। मतलब उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो संबोधित करके देता है। तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है संबोधित करके। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? भारत का उपराष्ट्रपति इनमें से कौन नहीं था, आपको बताना है। तो इसमें आपके राधा कृष्णन भी थे, BS शेखावत आप देखेंगे तो BS शेखावत भी थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद आपके नहीं थे, जाकिर हुसैन भी आपके उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उपराष्ट्रपति के संबंध में जो कथन दिए गए हैं वो कौन से संबंधित है? वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सही है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, गलत है। उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, ये भी गलत है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दें अथवा उसकी मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, परंतु वह 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। तो 1 और 4 विकल्प जो है आपका सही है। तो अगर कोर्ट के अनुसार देखें तो विकल्प इसमें का आपका सही है, 1 और 4 सही है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।